नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार आज एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं NCERT सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। साथियों, आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग का लास्ट वीडियो होगा, है ना। और ये समाप्त हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट समाप्त होगा, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट समाप्त होगा, तो ये साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण आज कंप्लीटली हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न में क्या क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अमीबा अपने कूट पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। अमीबा जो है वो अपने कूट पाद का उपयोग किस काम के लिए करता है। ऑप्शन ए है गति करने के लिए, ऑप्शन ए है के लिए, बी भोजन ग्रहण करने के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए, डी गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं अमीबा गति करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए कूट पादों का उपयोग करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए नहीं, ए पॉइंट है। ए में है पतली झिल्ली युक्त होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल है। रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, रसांकुर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। डी में है रसांकुर उंगली नुमा संरचनाएं होती है। रसांकुर कैसे होती है, तो उंगली नुमा संरचनाएं होती है। तो अब क्या है, ये वाक्य तो हम लोग पढ़ लिए, पहले बोला ध्यान से पढ़िए तो ध्यान से पढ़ लिए। अब आगे क्या पूछा है यहाँ पता चलेगा। बोला है इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हैं। एगो तो ये रसांकुर उंगली नुमा संरचना होता है ना, और रसांकुर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रसांकुर में पतली रक्त नालिकाओं का जाल है। तो इसका आंसर क्या होने की संभावना है, तो ये बात सही है। रसांकुर जो है पतली रक्त नालिकाओं का जाल होता है जिसके द्वारा अवशोषण के बाद परिवहन होता है ना। दूसरा बात, रसांकुर पर सतह पर छोटा छोटा छिद्र होता है। रसांकुर उंगली नुमा संरचना होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 2 3। तो हम लोग कौन कौन सा देखे थे, तो 2 3 4 देखे थे, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप क्वेश्चन पहला है यानी ऑप्शन 1 है। तो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली नुमा संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अमीबा अपना भोजन में पचाता है, मतलब अपना भोजन किस में पचाता है, तो खाद्य धानी में पचाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है, तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए आपका स्वाद कलिका होता है। क्या होता है, स्वाद कलिका। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ध्यान देंगे। क्या होता है, स्वाद कलिका होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वाद कलिका होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, छूट गया है किसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। अब देखते हैं हम लोग अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाया जाता है। ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। आगे बढ़ते हैं। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर कूट पाद विकसित करता है। चारों ओर क्या करता है, कूट पाद विकसित करता है और भोजन को घेर लेता है और अंततः निगल लेता है। ठीक है, भोजन को घेर लेता है और क्या करता है, निगल लेता है। ठीक है, तो ये कूट पाद का प्रयोग करता है भोजन को पकड़ने में और खाने में।
अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जीवाणु आदि। ये सब हम लोग बहुत अच्छे तरह से पहले ही पढ़ चुके हैं, पर यहाँ आंसर है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो देखिए एक ऐसा पिक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अपने हाथ से। ठीक है, पिक्चर जो भी बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, पिक्चर बनाने के बाद आपको इस तरह से लिख देना है। सिंपली क्या लिखना है, तो मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ए नंबर में हो जाएगा आहार नाल, बी नंबर में हो जाएगा संबंध ग्रंथि, हम लोग जान चुके हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मुख गुहा आएगा, ग्रास नली आएगा, अमाशय आएगा, छोटी आंत आएगा, बड़ी आंत आएगा, मलाशय आएगा तथा गुदा आएगा। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संबंध ग्रंथि को। तो संबंध ग्रंथि के अंतर्गत लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। क्लियर है, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम क्या है वो पूछा है। तो देखिए गाय के अमाशय 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले कक्ष को रुमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुमेन कहा जाता है। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद का नाम बताइए। अब जो हम लोग खाद्य जो खाना खाते हैं उसका जो घटक है वो पाचन के बाद किस में बदल जाता है उसका नाम पूछा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये चीज़ को पूछा है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत सरल शर्करा यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, वसा जो है, वसा पाचन के उपरांत वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रोटीन पाचन के उपरांत एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं। देखिए अगला है खंड क को खंड ख के उचित कथन से मिलाइए। खंड क और खंड ख है। ठीक है, खंड क में ये ABCD है और दोनों तरफ ABCD है, एक तरफ बड़ा वाला एक तरफ छोटा वाला। हो सकता है आपके बुक में कुछ और हो, लेकिन यहाँ हम ABCD करके दर्शाएं। ठीक है, तो पहला है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि किससे मैच करेगा, तो लार रस स्रावित करना, यानी कि लार जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से, तो इसको इससे मैच करा दिए। क्लियर है। फिर दूसरा है अमाशय। अमाशय में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वहीं निर्माण होता है ना। तो अम्ल का निर्मोचन होता है वहाँ पे, तो किससे मिल जाएगा, डी से मिल जाएगा। बड़ी बी है, छोटी डी से मिलेगा। ठीक है, यहाँ मिलाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यकृत में क्या होता है, पीत रस का स्रवण होता है, इसलिए सी को ए से मिला दिए हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। डी मलाशय। मलाशय में क्या जमा रहता है, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण होता है, इसलिए इसको इससे मिला दिए। देखिए क्षुद्रांत्र में क्या होता है, तो क्षुद्रांत्र में पाचन का पूरा होना, इसलिए ई को छोटी ई से, कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है, बड़ी ई को छोटी ई से मिला देना है। उसके बाद देखिए एफ यानी बृहदांत्र। बृहदांत्र के क्या काम है भाई, जल का अवशोषण करना, इसलिए बड़ी एफ को छोटी एफ से मिला दिए। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दिए हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैच करके आप अपने आराम से लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से इसको पढ़े भी हैं। तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होता है। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, ठीक है, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। यहाँ पे तीसरा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला कृंतक के मुख्य कार्य पकड़ना तथा काटना है। यह कुल 8 होते हैं। यह कुल कितना होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर जबड़ा में। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रदनक का कार्य। रदनक के मुख्य कार्य चीरना तथा फाड़ना है। यह कुल 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक के मुख्य कार्य चबाना तथा पीसना है। यह कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चवर्णक, तो चवर्णक का कार्य चबाना तथा कुचलना है। यह कुल 12 होते हैं। यह कुल कितना होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या करिए, एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो
ये चित्र है, चित्र बना देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक चित्र बना देना है। चित्र आपको दर्शा दिए हैं, हो सकता है यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपने बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक अंतर यानी कि प्रमुख अंतर बताइए, ठीक है। तो प्रमुख अंतर क्या है, तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में आमाशय एक ही भाग में होता है, ठीक है, लेकिन घास खाने वाले जीवों में पाचन तंत्र में आमाशय कितने भाग में होता है, 4 भागों में होता है। एक और मुख्य कारण दे सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम का स्रावित नहीं होता है, लेकिन घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम स्रावित होता है। तो ये भी एक मुख्य अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमीबा में पोषण के सचित्र बताइए, मतलब कि चित्र के साथ अमीबा के पोषण को बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है, तो करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 13 नहीं होना चाहिए, ये गलती से हो गया है, ठीक है, ये एक उत्तर है, तो इसको हम छिपा देते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करती है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करती है। जैसे सूक्ष्म जीव में शैवाल के छोटे छोटे कण है ना, जीवाणु, डाइटम्स आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कूटपाद विकसित करता है और भोजन को घेर लेता है, ठीक है। अंततः निगल लेता है और खाद्य धानी में फंस जाता है, जहां पाचक रस स्रावित होता है और पाचन क्रिया पूर्ण होता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछता है कि गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। वो जल्दी से मध्यावकाश में यानी कि छुट्टी के टाइम में, ठीक है, बीच में जो मध्यकाल बोलते हैं, जो दोपहर में जो छुट्टी मिलता है उसको उसमें जाके वो खेल सके, ठीक है। अचानक सोहन को खांसी आने लगी, तो अब पूछा है क्या आप बता सकते हैं कि सोहन को अचानक खांसी क्यों आई, है ना। आपका क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं, मतलब क्वेश्चन को देखकर ही नहीं बोलते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं और अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा भी कीजिए। तो आइए इसका कारण को देखते हैं। तो देखिए, भोजन जल्दीबाजी ग्रहण करने से भोजन का कण श्वसन नली में चला जाना है, ठीक है। क्या है कि श्वसन नली में चला जाना सोहन को खांसी आने का मुख्य कारण है, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः भोजन को आराम आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए बोलता है नहीं, हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। हरी सब्जियां एवं घास में सेलुलोज होता है जिसे हम नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को संतुलित रूप से अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका अंत कर गया, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आज आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस कंप्लीट हो चुका है, प्राणियों का पोषण, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, खराब भी लग रहा है तो भी कमेंट्स कीजिए, ठीक है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुटेरिया क्लासेस चतरा, एड्रेस किशुनपुर बगरा रोड चतरा, वार्ड नंबर 22, मोबाइल नंबर आपके सामने है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।